चलिए भाई देखिए क्लास। तो भाई आज क्या खा के आए सबके सब चुप ही नहीं हो रही। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा कंट्रोल करो। अब सुनो भाई, ऐसा है देखिए लास्ट क्लास ना जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैंने आपको ना अभी तक दो तरह के मोशन डिस्कस करे, या तो मोशन डिस्कस करा है वर्टिकल या मोशन डिस्कस करा है हॉरिजॉन्टल। ये दो मोशन डिस्कस करें अब तक, वर्टिकल या बोलो क्या हॉरिजॉन्टल। नाउ वी आर कमिंग टू द मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या भाई, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रोड हो गई है, तो या तो मोशन इसके ऊपर होता देखा गाड़ी का या किसी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल सर्फेस में, या कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही, बोलो क्या होगा वर्टिकल मोशन। लेकिन अब मैं जो तुम्हें मोशन करवा रहा हूँ वो कौन से मोशन करवा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, इसको मैंने इंक्लाइन कर दिया, ऐसे इंक्लाइन कर दिया, इस तरीके से इंक्लाइन कर दिया और चलना स्टार्ट हो गया ना। सो एक पर्टिकुलर एंगल पे आके आपको पता है कि नीचे इधर क्या करना, क्या शुरू करता है बोलो, चलना स्टार्ट करता है। अच्छा कौन बच्चा बताएगा, जो बच्चे नहीं आए हैं उनमें से को बताने की कोशिश करना, ये नीचे अगर आया है तो किस फोर्स के कारण आया होगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी ही तो है जो किसी चीज को कहाँ लेके आ सकती है, नीचे लेके आ सकती है। लेकिन बड़े अचंभे की बात यह है कि ग्रेविटी ऐसे कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे कैसे एक्ट कर रही है। ग्रेविटी तो हमेशा अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ एक्ट करती है, यही बात है। हल्का सा रिकैप दे सकता हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा बच्चों क्योंकि बहुत डिटेल में बताई थी पहले वो चीज़, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो ये वाली चीज़ है, बात ही नहीं भाई, जो ये वाली चीज़ है इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, बोलो किसकी वजह से लग रहा हो? ग्रेविटी की वजह से। अच्छा ग्रेविटी वजह से नीचे कितना फोर्स लगाती है किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट पे? mg। तो मैंने कहा भैया ये जो फोर्स लग रहा है ये mg तो शायद नहीं है, लेकिन लग तो कुछ ग्रेविटी की वजह से ही रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होता है तो उस पर mg तो नीचे ही लगता है, बात नहीं भाई, mg तो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, ऐसे ही लगता है। बट ये इस mg के कंपोनेंट्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में भी काम करता है और इस डायरेक्शन में, मतलब कि कह सकता हूँ कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो इधर भी काम करता है और इधर भी। मैं आपको महसूस कराता हूँ, आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं तो आप मुझे बताना जरा, अगर आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं इस तरीके से तो आपको ना अपने ऊपर दो फोर्सेस महसूस हो रहे होंगे। जरा ध्यान से सुनना, कौन से दो फोर्सेस? इसको मैं खड़ा रखता हूँ, ये ऐसे खड़े। अगर आप इसके ऊपर ऐसे खड़े हैं तो एक फोर्स तो आपको महसूस हो रहा होगा कि वो आप नीचे की तरफ खींच रहा है। अरे हो रहा होगा नहीं हो रहा, पहाड़ी पे खड़े जैसे नीचे तरफ खींच रहा है, वो भी कौन सा बोलो? ग्रेविटी। और एक ग्रेविटी की वजह से आपका कुछ ना कुछ वजन है इस सरफेस के ऊपर। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो ग्रेविटी की वजह से मेरा वजन नीचे बोलो कितना है? mg। हाँ इस वक्त मेरे को हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, दाएं बाएं कोई फोर्स मेरे पे एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, बोलो कौन सा? mg। लेकिन जब आप ऐसे खड़े होते हैं ना तो आपका वजन भी है, अरे वजन एक्ट करेगा नहीं करेगा? तो ग्रेविटी की वजह से आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ वजन भी लगा रहे हैं और एज वेल एज आपके ऊपर नीचे की तरफ भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जो वजन लग रहा है ये भी ग्रेविटी की वजह से और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ये भी ग्रेविटी की वजह से। तो एक्चुअली में इस mg फोर्स के कंपोनेंट बनते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। कितना कंपोनेंट बनता है तो मैंने आपको बताया था कि इस mg का इधर कितना बनेगा, mg cos थीटा इधर कितना बनेगा। लेकिन ऐसे हवा में बात नहीं करी थी कि डायरेक्ट बोल दिया था कि mg cos थीटा इधर लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा। बिल्कुल बताया गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने तुम्हें पहले रिजॉल्विंग का कांसेप्ट समझाया था कि मान लीजिए कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे करके F फोर्स लगाता हूँ, ऐसे करके F फोर्स लगाता हूँ, तो भले ही मैंने फोर्स ऐसे लगाया बट इसके ऊपर कुछ फोर्स x में भी काम कर रहा है और कुछ फोर्स y में भी। इसी को बोलते हैं हम रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। मैं क्या था, तो मैंने अगर F फोर्स कुछ ऐसे लगाया कुछ थीटा एंगल बना के, तो इस F फोर्स का कितना कंपोनेंट x डायरेक्शन में काम करता है? F cos थीटा। और कितना करता है y में? बोलो F sin थीटा। मतलब भले ही कुछ भी है लेकिन x डायरेक्शन में इसका कितना हिस्सा काम करेगा? बोलो F cos थीटा। और इसमें कितना करेगा? बोलो F sin थीटा। थीटा के साथ वाले लाइन पे उसका कितना कंपोनेंट करता है? F cos थीटा। और वर्टिकल लाइन पे कितना करेगा? बोलो F sin थीटा। वैसे ही मैंने आपको बताया था जैसे कि पैराशूट मूव कर रहा है, पैराशूट का मैंने एग्जांपल आई थिंक लिया था। सो यहाँ देखो, ये पैराशूट भले ही इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, ध्यान देना भाई, ये पैराशूट भले ही इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है? 30 मीटर। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, ये पैराशूट यहाँ से यहाँ पहुंचा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या 1 सेकंड में 30 मीटर कवर कर पा रहा है? अरे अगर ये 30 मीटर तो ये बच्चों किसी भी हाल में 30 मीटर नहीं। तो इधर कितना चल पा रहा है बोलो? हम बताएंगे कि अगर इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है? v। तो इस डायरेक्शन में v नहीं है बच्चों, कितनी है बोलो? v cos थीटा। कितनी बोलो? तो v cos थीटा निकाल के देखा हमने 30 इंटू में cos 30 तो निकल के आया 25 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 30 है तो ये बोलो कितना है? 25। मतलब इधर अगर 1 सेकंड में 30 कवर कर रहा है तो इधर मात्र कितना कवर कर रहा है? बोलो 25। हॉरिजॉन्टली वो सिर्फ 25 मीटर चला 1 सेकंड में अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वर्टिकल निकालोगे तो आएगा v sin थीटा दैट इज 30 sin 30 तो आएगा 15 मीटर पर सेकंड। नहीं है मेरी बात समझ? नहीं है बात समझ? मेरा कहने का मतलब क्या है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर जब आपको बताया गया, देखो जिन बच्चों ने पहले पुराना टॉपिक पूरा अच्छे से रिजॉल्विंग वाला करा हुआ है उनको तो ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि जब भी मेरा कोई फोर्स या कोई भी वेक्टर कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर वाली चीज जो है
प्रॉपरली ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास फोर्स ऐसे है, तो मैंने इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में देख लिया, कुछ कंपोनेंट, और ऐसा होता भी है। आप इस डस्टर को जब आप ऐसे फेंकते हैं तो भले ही तुमने फोर्स ऐसे लगाया, बट ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कर रहा है और वर्टिकल मूवमेंट भी, मतलब इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट एक्स में काम कर रहा है और कुछ कंपोनेंट वाई में। जिनमें जो ज्यादा नहीं पता वो बस ऐसे सीख लीजिए कि अगर यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए हमने उसको फेंका है, कुछ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कितना हिस्सा काम करेगा एफ कॉस थीटा, और वाई में कितना करेगा एफ साइन थीटा। या बोलो कि थीटा के साथ वाले लाइन पे एफ कॉस थीटा और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे कितना बोला एफ साइन थीटा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ध्यान देना भाई, कहाँ की तरफ mg लग रहा है बोलो, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये मेरा एंगल थीटा है। आप कुछ कहेंगे ये थीटा कैसे, तो मैंने ये आपको बताया था बच्चों, मैथमेटिकली अगर ये थीटा है तो वो भी क्या है बोलो थीटा। छोटा सा सुन लीजिए दोबारा से, ये थीटा है, ये सीधी लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ तो बोलो ये कितना है 90 है, और ये थीटा है और वो 90 है, तो आपको पता है पूरे ट्रायंगल का सम तो 180 होता है, तो 180 में से एक तो ये 90 घटा दो और ये थीटा घटा दो, तो 180 में से कितना घटाओगे बोलो 90 घटा दो और थीटा घटा दो, बोलो कितना आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा बोलो 90 माइनस थीटा। अरे नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये थीटा है तो मैं कह रहा हूँ वो भी थीटा है, वो कैसे थीटा है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर ये थीटा है और ये सीधी लाइन आ रही है mg की, mg तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चों। अब ये नहीं कह सकते कि ये mg लग रहा है, mg तो हमेशा ग्रेविटी तो कहाँ लगेगी बोलो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे क्लियर है कि नहीं, ऐसे ही लगती। तो mg तो अभी भी ऐसे ही लगा है, लेकिन उस mg की जो रिजॉल्व करके मैंने उसको देखा तो पता लगा उसका कुछ कंपोनेंट काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट, और आप पहाड़ी पे खड़े तो आगे आपको महसूस नहीं हो रहा कि ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स नीचे भी लग रहा है और एक फोर्स वजन भी लग रहा है मेरा, बोलो है कि नहीं है ना बात समझ बैंक। तो मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान देना कि जो मेरा एफ फोर्स लग रहा है, पहले एंगल बताते हो बच्चों, अगर ये थीटा एंगल है और ये वर्टिकल लाइन मैंने खींची यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ जरा ये कितना होगा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से मैंने 90 घटाया और मैंने थीटा घटाया तो बचा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल बोलो कितना 90 माइनस, और मैंने जो ये वाली लाइन खींची है देखो बिल्कुल उसके साथ परपेंडिकुलर बना के खींची, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बना के खींची मैंने ऐसे 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 ये वाला लाइन। तो ये वाली लाइन कितना बनाएगी, तो मैंने कहा भाई अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा बोलो क्या है 90, और उसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा को घटा दो, तो 90 से 90 कट जाएगा और बोलो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, अरे इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए ना, तो 90 माइनस थीटा जमा थीटा बोलो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली आप बोल सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी बोलो क्या है थीटा, और अगर ये थीटा है तो इस mg का थीटा के साइड वाली लाइन पे कितना कंपोनेंट बनेगा बोलो mg cos थीटा, और इधर कितना बनेगा बोलो mg sin थीटा। क्लियर। तो मैंने बस आप लोगों को इतनी बात बोली थी बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये सुनिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है तो उसमें एक फोर्स नीचे महसूस होता है और एक फोर्स का वजन होता है जो इस तरफ को महसूस होता है। अब ये फोर्सेस आए कहाँ से, दोनों डायरेक्शन में, इतना तो पता है कि ये ग्रेविटी ही हो सकती है जो हमें नीचे भी खींच रही है और जिसकी वजह से हमारा वजन भी इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, बोलो है कि नहीं। लेकिन ग्रेविटी आप जानते हैं कि mg ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है, इस तरफ को बिल्कुल सीधा खींचेगी, वो ऐसे कोई फोर्स नहीं लगाता, अर्थ हमेशा आपको ऐसे खींचेगी अपने सीधा। तो नीचे की तरफ mg ही लग रहा था, लेकिन ये थीटा एंगल है तो इस mg का इधर कितना कंपोनेंट काम कर जाएगा mg cos थीटा, और इधर कितना कर जाएगा बोलो। अब आप mg को बोल सकते हैं कि मैंने इसका कंपोनेंट इधर देख लिया और इधर देख लिया। तो आपको बस ये समझना है, अगर जिस बच्चे को लगे अभी ज्यादा मुश्किल चीज है, जिसको लगे कि मेरे को रिजॉल्विंग वगैरह नहीं आइडिया है, तो आपको बस इतनी सी बात सीखनी है कि जब जब कोई भी चीज इंक्लाइन प्लेन पे होगी, सब बच्चे जब जब कोई भी चीज इंक्लाइन प्लेन पे होगी और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा बच्चों, सब बच्चे देखो ऐसे ही याद कर सकते हो। फिलहाल मैंने हालांकि समझाई ये चीज क्या है, लेकिन हो सकता है आपके पिछले कॉन्सेप्ट मिसिंग है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आपको कर रहा होगा, लेकिन जिसके पिछले कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है उसको एकदम क्लियर होगा। तो मुझे बताओ अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है तो क्या आपको खुद नहीं लगता कि नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ इसके ऊपर एक ताकत खींच रही है इसको, तो वो ताकत पता है कितनी, सिंपल याद कर लो, कितनी बोलो mg sin थीटा, कितनी बोलो थीटा गिरा mg, आपको पता है इस मास के अकॉर्डिंग आएगा, और इस तरफ कितना फोर्स लगता है बोलो, तो वजन की वजह से लगता है mg cos थीटा, और इस तरफ कितना लगता है बोलो mg sin थीटा। और कहां से आएगा mg cos थीटा, सर mg के ही कंपोनेंट्स, जैसे इस f का कंपोनेंट इधर भी बना और इधर भी बना, वैसे ही उस mg का कंपोनेंट इधर है और इधर, क्लियर हुआ कि। और इस बात को मैंने समझाने के लिए लास्ट बात बता रहा हूं, इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक और बात बोली थी कि बच्चों अगर आप इन कंपोनेंट्स को ध्यान से देख रहे हो, अगर ये बिल्कुल मैं सरफेस इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सीधा कर दूं, इस इंक्लाइन प्लेन को बिल्कुल सीधा कर दूं, तो आप लोग ये भी पाएंगे कि थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, और थीटा जीरो होने पे साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल सीधा कर दूंगा तो क्या ये वाला फोर्स लगेगा, अरे भैया ये ब्लॉक है उसके ऊपर क्या फिर ये वाला फोर्स लगेगा, अगर सीधा कर दो तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। और ये वाला कितना हो जाएगा mg cos 0 कितना होता है 1, तो ये पूरा फोर्स नीचे की तरफ कितना लग जाएगा mg, कितना लग जाएगा बोलो, होता है ऐसा।
और जब मैं इसको पूरा ऐसे सीधा कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे सीधा 90 डिग्री कर दूंगा, समझाया था मैंने ये भी। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा बरोबर, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। आप जानते हैं वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे सीधे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है mg। और उस दौरान जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, उस दौरान ये वाला जो फोर्स है, देखो ये वाला जो फोर्स है, ये ऐसे है और ये ऐसे, अरे सीधा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना। तो ये वाला फोर्स mg sin थीटा कितना हो जाएगा बोलो mg, और mg cos थीटा बोलो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तब ये वाला फोर्स बिल्कुल कितना हो जाएगा बोलो 0, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला बोलो कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। डिपेंड नहीं होता है, नहीं है ना समझे। लेकिन बीच में कहीं पर है, अगर हम बीच में कहीं पर है तो मुझे बताओ जरा, इसके नीचे कितना लग रहा है mg sin थीटा, इधर कितना लग रहा है बोलो mg cos थीटा। बिल्कुल नीचे कर दूंगा mg sin थीटा 0 हो जाएगा, ये वाला mg sin थीटा बोलो क्या हो जाएगा, दिस mg sin थीटा, ये मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूं इससे, दिस mg sin थीटा विल बिकम 0 ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी है, अभी mg sin थीटा भी है और बोलो mg cos थीटा भी, बट जैसे ही मैं इसको बिल्कुल 0 एंगल पे कर दूंगा mg sin थीटा लगना बंद हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स बंद हो जाएगा, और mg cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको बिल्कुल ऐसा कर दूंगा 90 डिग्री, तो सिर्फ इसके ऊपर क्या लगेगा बोलो mg। आप जानते भी है नीचे गिरते हुए mg लगेगा, और इस तरफ फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस तरफ फोर्स बंद हो जाएगा। एक लास्ट फोर्स जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं एंगल बढ़ाता हूँ, सर जब मैं एंगल क्या करता हूँ बोलो बढ़ाता हूँ, तो आप जानते हैं sin थीटा बढ़ता है और cos थीटा। यार देखो मैंने आपको बोर्ड पे कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी होगी शायद। देखो मैंने जब एंगल बढ़ाया 0, 30, 45, 60, 90, sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और cos थीटा की वैल्यू, तो आप मुझे बताना sin थीटा बढ़ रहा है और cos थीटा घट रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, फोकस कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा मुझे बताना कौन सा वाला फोर्स बढ़ने लगेगा और कौन सा वाला घटने लगेगा, बताओ। तो मैंने बोला जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ, बताओ कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, mg sin थीटा बढ़ रहा है, और mg cos थीटा बोलो क्या हो रहा है कब। आप इस पहाड़ी पे खड़े और वो पहाड़ी को ऐसे धीरे धीरे उठाने लग जाए ना, तो आप इस पहाड़ी पे खड़े और आप पहाड़ी को धीरे धीरे उठाने लग जाए, मतलब इसका एंगल बढ़ाने लग जाए, तो आप ये पाएंगे आपके ऊपर mg sin थीटा क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, और mg cos थीटा जो आपका वजन है पहाड़ी के ऊपर वो क्या होने लग रहा है, घटने लग रहा है। आप अपना वजन नहीं रख पा रहे उसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ये cos थीटा वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और sin थीटा वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये बढ़ने लगता है और ये घटने लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ। तो इतनी सी बात ही समझनी थी बस, कि एक ऑब्जेक्ट जब किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, सब बच्चे बोलो mg sin थीटा, नीचे की तरफ कितना लगता है बोलो mg sin थीटा, और इस सरफेस पे ऐसे कितना लगता है जो उसका वजन है बोलो कितना mg। विनय इधर भी बातें नहीं। अब मुझे बताओ ये mg cos थीटा इधर तो लगा, लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होने वाला है, आप बताओ ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, मोशन कैसे करेगा, नीचे करेगा या ऊपर कर सकता है, मान लो अगर कोई ऊपर से खींचेगा तो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो मूव, इसका मतलब ये वाला फोर्स किसी ने तो बोलो क्या कर दिया, बैलेंस। अब सरफेस पे रखी हुई चीजें को कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन बैलेंस करता है बोलो, आर ने इसको बैलेंस कर दिया, बट इस mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। या माने कि अगर फ्रिक्शन भी है पीछे, तो फ्रिक्शन इसके पीछे ऐसे एक्ट करेगा अगर ये नीचे की तरफ चलेगा, तो अगर ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से, तो बोलो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अगर फ्रिक्शन इसको सेल्फ एडजस्ट करता रहा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन किस नेचर का होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। तो जब शुरू में आप एंगल ऐसे बढ़ा रहे होते हैं, क्या बता दे रहा है, जब शुरू में आप एंगल ऐसे बढ़ा रहे होते हैं तो कौन बढ़ रहा होता है बोलो mg sin थीटा। लेकिन आपको पता है फ्रिक्शन तक बोलो क्या करता है उसको सेल्फ एडजस्ट, लेकिन सेल्फ एडजस्टमेंट की आपको पता है क्या होती है, लिमिट, जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उतने तक वो उसको सेल्फ एडजस्ट करता है। लेकिन जैसे ही हमारी mg sin थीटा की वैल्यू और ज्यादा हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है बढ़ना बंद हो जाता है, उसके बाद मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो आप जरा बताओ ना, अभी तो मोशन नहीं कर रहा, एंगल बढ़ाया, बच्चों होता ना, मैंने एंगल बढ़ाया, कुछ तो एंगल है ना, नीचे mg sin थीटा लग रहा है बट मोशन नहीं हो रहा, बताओ क्यों नहीं हो रहा रियान, अभी mg sin थीटा लग रहा है बट मोशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रिक्शन ने पीछे बोलो उसको क्या कर दिया, सेल्फ एडजस्ट। थोड़ा मैंने और एंगल बढ़ाया, फिर भी मोशन नहीं हो रहा, बिकॉज क्यों, अगर अभी नीचे वाला फोर्स 5 न्यूटन का 10 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन भी 10 हो गया। आप जानते हैं फ्रिक्शन ऐसे कर लेते हैं, मैंने और एंगल बढ़ाया, बातें नहीं भाई, मैंने और एंगल बढ़ाया 15 न्यूटन कर दिया, अभी भी मोशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बोलो, फ्रिक्शन ने अपने आपको 15 कर दिया, 20 करा नहीं हो रहा, 25 करा नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने 26 में मान लो नहीं हो रहा, आ गया नीचे। मेरा कहने का क्या मतलब है, एक सर्टेन एंगल के बाद ही मोशन स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करता है अपने आप को, ग्राउंड पे भी चीजें एक सर्टेन फोर्स के बाद ही मूव करती है। क्लियर होता है कि नहीं होता। तो अगर वो नीचे मूव करना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब mg sin थीटा f से बोलो क्या है, ज्यादा है, और वो ज्यादा है तो बोलेंगे mg sin थीटा माइनस f बराबर क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए ये सब चीजें ना, देखो ऐसा है कि आपको अगर तसल्ली से करनी है, कि मैंने भी आपको 10 मिनट के अंदर सारी बातें बोल दी जो भी मैंने लास्ट क्लास में 1 घंटे में कराया। आप लोगों को जिसको तसल्ली से देखना हो तो वो वीडियो से ही कवर करेगा, लेकिन बाकी बच्चों को रिवाइज हो गया भाई, ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चंस कुछ करे थे हमने, अभी नया क्वेश्चन लेंगे आज की डेट में, चलो नया क्वेश्चन करोगे ट्राई आप लोग खुद।
लिखो फाइंड द acceleration of the block करके दिखाओ। कुछ लास्ट क्लास जैसा ही है लेकिन मैं कोई नहीं, एक बार करके दिखाओ मुझे। अच्छा ये म्यू क्या बता रहा है? इस सरफेस का फ्रिक्शन 60 डिग्री एंगल है एंड you will take root 3 as a 1.7. root 3 को आप लोग लीजिए 1.7 and just do the question. जल्दी करो। जो बच्चे लास्ट क्लास आए हैं उनको पता है कैसे करना है, क्योंकि उनको इस तरह का क्वेश्चन करवाया गया है। जो नहीं आए हैं बस इतना सोचो कि कौन कौन से फोर्सेस इन बॉडीज पे लग सकते हैं, उसके हिसाब से आपको मोशन देखना है और जब मोशन दिख जाएगा ना तो आप इक्वेशंस भी तैयार कर लेंगे। अच्छा इक्वेशन मैच करो पहले सब बच्चे, मैं कराता हूँ। इक्वेशन मैच करो, करोगे बेटा? कर लो, चलो कर लो। क्या चीज? नहीं करके बताओ जल्दी। हाँ भाई क्लास बताओ जरा फटाफट से। मुश्किल नहीं है भाई, मैं क्लास में अटेंड करी लास्ट वाली में आता है वैसे मोशन लर्निंग प्लान। अभी समझ में आया जो बताया mg sin थीटा mg cos थीटा। mg cos थीटा बैलेंस हो जाएगा, आपसे वो क्लियर। mg sin थीटा के अगेंस्ट कौन काम करेगा? फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू आर, म्यू इनटू आर, ये तो बड़ा है। और यहाँ पर आर जो है ना, एक बात ध्यान रखना, mg नहीं है यहाँ पर, आर क्या है? mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसने किसको बैलेंस किया है? mg cos थीटा। जो मेरा फ्रिक्शन है वो क्या होगा? म्यू आर होता है, तो आर का वैल्यू mg cos थीटा, सो इट्स म्यू mg cos। कुछ नहीं, बहुत सिंपल कहानी है, आपको बता दूँ। प्रिंस नहीं हो रहा पीछे, नहीं हो रहा, कर रहे, कोशिश करो। देखो इक्वेशंस बनाने की कोशिश शुरू करो, गलत ही तो बनेंगे ना। हाँ कहाँ पर कर रहा है 10 माइनस? हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू टोटल कर दी ना, म्यू mg cos थीटा, सब माइनस कर दिया। हाँ 10 आई कर दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? हमने बच्चों
अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में हैवी ऑब्जेक्ट इधर लिया हुआ था और लाइट ऑब्जेक्ट इधर लिया हुआ था। ठीक है, मैंने चेंज करा हुआ क्वेश्चन इधर, इसका मतलब क्वेश्चन बदला हुआ है। फ्रिक्शन माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ नीचे आएगा 20 kg और ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर। सही है, तो अगर ये नीचे आ रहा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, उसमें अलग हो जाएगा, उसमें अलग हो जाएगा। बच्चों देखो भाई एक बात सुनिए, हाँ हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हो सकता है कि आपने एक मिस्टेक करी। ये क्वेश्चन पिछले वाले से अलग था। आप मुझे बस ये बताइए इसका मोशन किस तरफ होने वाला है। ये 50 नीचे आएगा और 10 ऊपर जाएगा। सब सहमत हो इस बात से? हाँ बताओ। 7.5 अप्रोक्स 7। चलो करके देखते हैं। अब आप देखना कि आपने कहाँ गलती करी है, अगर आपका गलत आंसर आता है तो। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जतिन, जो लास्ट क्लास मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें एक बात थी कि यहाँ हैवी ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर बोलो क्या था लाइट, तो ये नीचे जाता और ये वाला ऊपर जाता। बट अब की क्या है, बोलो ये हैवी है और वो बोलो क्या है लाइट, तो मोशन अकॉर्डिंगली यहाँ पर नीचे जाएगा और यहाँ पर ऊपर जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको बस फोर्सेस पे ध्यान देना है। मैं आपको बताऊं इन सब चीजों की वजह से सिर्फ एक फोर्स पे असर पड़ता है, वो है फ्रिक्शन। इधर लक्ष्य, फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब आप मुझे एक बात दो सब बच्चे, अरे क्लास बोर्ड पे इस पे फोर्स बताओ नीचे कितना लग रहा है, बोलो mg यानी बोलो कितना 50g। अब जब ये 50g नीचे फोर्स हो गया तो खिंचाव आएगा रस्सी में, और रस्सी में बोलो क्या बनेगी टेंशन, दोनों तरफ टेंशन बनेगी। क्या मैं सही लिख रहा हूँ अभी तक? सही है। इस पे मुझे इन दो फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स नजर नहीं आ रहा। नीचे 50g ऊपर टेंशन, इसमें आगे भी टेंशन बनेगी। खुशी क्लियर है? अब सुनो भाई, अब बहुत जरूरी है। अक्षत इधर, इसके ऊपर आप जानते हो कि नीचे कितना लगेगा, इसको कभी मत चेंज करना क्योंकि नीचे का mg sin थीटा लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्रेविटी की वजह से नीचे mg sin थीटा लगेगा। यहाँ बोलो कितना लगेगा mg cos थीटा, और इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर देगा? तो ये दोनों तो बैलेंस है, तो ना तो बॉडी नीचे जानी ना बॉडी ऊपर जानी। ऊपर मतलब यहाँ फोर्स नहीं हो सकती, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी, उधर जा सकती है इधर जा सकती है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? तो ये दोनों फोर्सेस तो बोलो क्या है, बैलेंस है। आप जानते हैं कि r किसके बराबर होता है, mg cos थीटा। लास्ट क्लास सिखाता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बदलेगी इस बार। क्या बदलेगा? क्योंकि मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो इस तरफ को मूव करने वाले हैं, और जब सिस्टम उस तरफ को मूव करेगा तो कौन बच्चा बताएगा फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? बच्चा जब सिस्टम उधर जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा बोलो? अब आप कहेंगे सर आप तो सिखा रहे थे कि फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ काम करेगा। सुनो सही, आप कहेंगे सर आपने तो ये सिखाया कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे। मैंने गलत नहीं सिखाया। नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे ही काम करेगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी का इंटेंट है मूव करने का, उसके बोलो कहाँ काम करेगी? अपोजिट काम करेगी। क्योंकि नीचे जा रहा था तो ऊपर काम कर रही थी, बट अगर ये ऊपर जाएगा तो कहाँ काम करेगी बोलो? नीचे काम करेगी। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एम आई राइट? नहीं यार, पक्का बताओ? तनिष्का क्लियर है ये वाली बात? तो मुझे बस इतनी बात तुम बताओ जरा ध्यान से देख के, इस डायग्राम को देख के, कि क्या आपको मैंने जितने भी फोर्सेस यहाँ बोर्ड पे बनाए वो सारे समझ में आ रहे हैं? इसमें नीचे 50g ऊपर टेंशन, जब ऊपर टेंशन तो आगे भी टेंशन, और इसके ऊपर नीचे mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा बैलेंस हो गया बोलो किससे? r से। और जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे बोलो क्या लगेगा? फ्रिक्शन। आगे क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 50 है 10 तो मैं मान के चलता हूँ कि ये नीचे जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे काम करेगा। शुभ नहीं आ रहा समझ? शुभ नहीं आया समझ? नहीं आया? दोबारा बताओ। ठीक है भाई, क्लास बोर्ड पे समझे। देखो फ्रिक्शन वाली बात मैंने लास्ट करी है बस। देखो अगर आप ध्यान से देखो, शुभ एक बात तो पक्की कि mg sin थीटा काम करेगा और mg cos थीटा यहाँ करेगा, ये पक्का है। mg cos थीटा की वजह से मोशन नहीं होगा बिकॉज़ उसको नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा, सरफेस बैलेंस कर देगा। टेंशन उधर काम करेगी, वो भी क्लियर है, क्योंकि जब इस पे दबाव लगेगा ये नीचे तो खींचेगा, तो ये वाली टेंशन इधर और ये वाली टेंशन इधर, मतलब रस्सी के पार्टिकल तो हमेशा पास आना चाहते हैं, तो टेंशन ऐसे लगेगी। सिर्फ चेंज इसमें आया पता है फ्रिक्शन। मेरे को एक बात बताओ, ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा? अगर ये 50 kg है और ये 10 kg तो कहाँ मूव करेगा? तो मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा क्या पता ना करे, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ ये जाएगा और वहां पर वो ऊपर जाएगा। अब मान के चलिए, बताऊंगा अगर नहीं मूव कर रहा होगा तो क्या आपके आंसर में बदलाव आ जाएंगे? अगर ये 50 है वो 10 है तो लॉजिकली ये नीचे जाना चाहिए और ये कहाँ जाना चाहिए बोलो? ऊपर जाना चाहिए। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे बताओ जब ये ऊपर खिसकेगा तो फ्रिक्शन का काम करेगा? फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन की हमेशा विपरीत दिशा में फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा रोकने की कोशिश करता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन का काम करेगा? नीचे काम करेगा। बस मैं ये तो कह रहा हूँ। जो मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन तुम्हें करवाया था, उसमें एक बार जरा ध्यान दो बच्चों। आप देखना, ये ऑब्जेक्ट है 20, ये है 2, बोलो कहाँ जाएगा? सरस्वती कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा 20 वाला, और 2 वाला ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, इसमें नीचे 2g ऊपर t इधर t, ये तो लगना ही है। इसमें नीचे mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा बैलेंस हो गया r से, और जब ये नीचे जाना है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बोलो? इस बार पीछे लगेगा। बस यही फर्क है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन बाकी के सारे फोर्सेस वैसे ही काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन ही बस मोशन डिपेंडेंट है, बाकी सारे फोर्सेस वैसे ही लगेंगे। नहीं आया ना समझ में? पक्की बात है। तो मुझे सब बच्चे बताओ जरा इक्वेशन क्या बनाओगे? सब बच्चे इक्वेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलो पहले इसकी बने। चलो ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब इस बॉडी पे लगने वाले अक्षरा, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है इसका मतलब इस बॉडी पे लगने वाले ऊपर वाले फोर्सेस, इस बॉडी पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स जो है नीचे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा। क्या मैं सही कह रहा हूँ अक्षय? अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा। इसका मतलब जो T है वो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों से कलेक्टिवली बड़ा है, दोनों से कलेक्टिवली बड़ा है। इसका मतलब बोलो क्या बोलेंगे? T माइनस में mg sin थीटा और मैंने माइनस कर दिया फ्रिक्शन, तो भी जो बच गया होगा वही बोलो क्या होगा? इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं आ रहा, एक ही चीज पे चला रहा हूं सारे क्वेश्चन। तो बोलो कितना आ जाएगा? बोलो 10 इनटू में a। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। बोलो कितना आएगा? t माइनस में, बाद में लिखेंगे वैल्यू। तुम मुझे बताओ जरा ये क्या होता है? म्यू इनटू r। ओए फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू r, और r यहां पर mg cos थीटा। तो बोलो क्या आएगा? म्यू mg। अरे भैया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको पता है r mg के बराबर होता है। r किसके बराबर होता है? तो फ्रिक्शन जब तुम बोलते थे ना म्यू r, तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता था म्यू mg। लेकिन मेरा इस बार r जो होता है वो mg के बराबर नहीं, किसके बराबर होता है? mg cos थीटा। सो मेरा जो बेसिकली फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इनटू r, यानी म्यू इनटू mg cos थीटा। लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, ठीक है? सो गाइस फटाफट से बताने की कोशिश करो, वैल्यूज रखो सब बच्चे, वैल्यूज रखो। m कितना बोलो? 10, g बोलो कितना? 10, थीटा बोलो कितना? sin 60, माइनस में 0.1, 10, 10 cos 60, 10 a। चलो जल्दी बोलो भाई, बोलो। सो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 100 गुना में √3/2 माइनस में हट जाएगा 10 गुना में 1/2। चलो जल्दी से बोलो। √3 की वैल्यू मैंने तो अप्रॉक्स 1.73 वोल्ट 1.73 बना कर मैंने बोला 1.7 लो, ताकि हमारा कैलकुलेटिव हो, इजी कैलकुलेशन बने। तो ये कितना बनेगा बोलो? सो 1.7 है, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ जरा? 170, तो 85 आ जाएगा। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? दिस इज 85 माइनस 5 बराबर में 10a। दिस विल गिव्स यू t माइनस 90 बराबर में 10a, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t एंड a। t और a की एक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप जानते हैं अगर मैं t और a की एक और इक्वेशन ले आऊं तो एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। नहीं आया ना समझ में? अंकित नहीं आया, ये नहीं आ रहा समझ में? पहले तुम मुझे बताओ ऊपर का फॉर्मूला समझ में आ रहा? तुम्हें मैंने क्या बोला? mg sin थीटा नीचे एक्ट करेगा, टेंशन पीछे क्यों करेगी? क्योंकि वजन दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है, तो टेंशन तो ऐसी लगती है ना वजन इससे के अंदर। और जब ये ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कहाँ मूव कराना चाहते हो, ये 50 है वो 10 है, कहाँ जाएगा आपके लॉजिक? ऊपर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। जब ये उधर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, सही है? तो मैंने बोला कि mg sin थीटा पीछे, फ्रिक्शन पीछे, आगे टेंशन है, लेकिन मोशन आगे हो रहा है। इसका मतलब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। और जितना भी वो एक्स्ट्रा बच जाता है वही इस बॉडी का बोलो क्या होता है? नेट फोर्स। या नेट फोर्स यानी कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला कि t माइनस में mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दोनों को माइनस कर दूंगा, जो बच गया होगा वही इसका नेट फोर्स इस बॉडी का। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इनटू में a। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन जानता हूँ म्यू इनटू r होता है, मैं फ्रिक्शन जानता हूँ म्यू इनटू r होता है। और मेरा जो r है बच्चों यहाँ पर, ये r जो है वो किसके बराबर है? mg cos थीटा। दिस इज म्यू mg cos थीटा। बस ये वैल्यू रखी है मैंने, और मैंने कुछ नहीं करा। मैंने मास की वैल्यू रखी है, g की वैल्यू रखी है, थीटा 60 रखा है, म्यू रखा है मैंने 0.1, m रखा है, g रखा है, थीटा 60 डिग्री रखा है, और मैंने बस सॉल्व करा है। अब इधर बताओ क्या इक्वेशन आएगी? जब ये बॉडी नीचे आ रही है बच्चों, ध्यान दो, ये बॉडी नीचे आ रही है तो बोलो क्या होगा? नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा, तो 50g माइनस t, जो भी बच गया होगा वही इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज 500 माइनस t बराबर में 50 है। नाउ भैया अब ये 10वीं क्लास के बच्चे का खेल है, t और a की एक इक्वेशन, t और a की एक इक्वेशन। सो मुझे बताओ क्या करना है? यहाँ से t को निकालो, यहाँ से t को निकालो, 90 प्लस में 10a और वहाँ पर पुट कर दो। नहीं आ रहा समझ में? बोलो a की वैल्यू 410 बाई में 60। बच्चों मुझे सबके आंसर गलत लग रहे हैं। हाँ अप्रॉक्स 7 बोला था बच्चों ने, ठीक था, अप्रॉक्स 7 ही। सो दिस इज 6 पॉइंट, क्योंकि 5 आएगा तो 6.8 आएगा, 2 जाएगा तो 6.8। लेकिन थोड़ा सा इसको साथ ही रखो, 6.83 रखो, लेकिन ठीक है।
एक तरफ 10 किलोग्राम और एक तरफ 20, तो उसमें कैसे निकालते हैं टेंशन? समझा नहीं मैं किस तरह सेमी सर्कल में सर्कल एक ऐसे लटका रखे हैं सेमी सर्कल के उसके ऊपर लटका रखे हैं। हाँ तो मोशन तो ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स ऐसे लगेगा ना टी इधर बार-बार एंगल चेंज रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर तुम्हें लगता है इस तरीके से। बार-बार चेंज होगा ना थीटा। नहीं देखेंगे कुछ देखेंगे एक बार पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं फिर सेमी सर्कल वाला देखेंगे। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। तुम मुझे ये बताओ बच्चों प्लीज भाई, क्या तुम्हें ये वाला केस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा शायद। श्योर? एक और क्वेश्चन दूं? हाँ ठीक है चलो लिखो जल्दी लिखो। एक चलो एमसीक्यू पूछता हूँ, ये मैंने किसी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखा है क्वेश्चन, देखो जरा फटाफट से। व्हाट विल बी द जल्दी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए जल्दी से करके दिखाइए। ये मैंने आई थिंक या तो नीट में देखा होगा या मैंने मेंस में देखा होगा जेईई में। सो जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। हाँ बी ऑप्शन, आयुष गोज विद द बी ऑप्शन। बी लग रहा है। सी ऑप्शन ओके, सी ऑप्शन। चलिए कितने इतना टाइम देना पाए इस क्वेश्चन के लिए? कितने बच्चों को ए ऑप्शन लगता है? ए ऑप्शन कुछ तो कह रहे हैं, बी और सी की बात चल रही है, उन्हीं बात पढ़ा करेंगे। हमारा तो आगे कुछ भी तो बी एस सी के साथ जाओ। बी ऑप्शन कितना लग रहा है? बी ऑप्शन गोज विद द ऑप्शन नंबर बी। चलिए सी ऑप्शन, सी बच्चे की सी ऑप्शन का कितने नजर? मेजॉरिटी में सी है। चलिए डी ऑप्शन। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ना? ऐसा होता है जब कोई टीचर क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होता है ना, तो वो ज्यादातर टाइम्स ऐसा करेगा कि वो बी और सी पे ही आंसर को रखेगा, डी पे और ए पे नहीं लगता। ना तो वो बिल्कुल शुरू में रखना चाहता है आंसर को। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको तुक्का लगाना है ना किसी क्वेश्चन पे, तुक्का लगा के बी और सी पे लगाएगा, तो तुक्का किसी और मत लगाएगा, तुक्का ही लगाना है। तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बी और सी के, ठीक है? तो सुनो भाई सुनो, और ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। हम जब भी एमसीक्यू बनाते हैं तो हमारे साथ होता ही है, हम कितनी भी कोशिश करते हैं हमारे आंसर्स बी और सी पे रखे होते हैं, ठीक है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। उसने क्वेश्चन बोला था व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक which is moving downward on an inclined plane having the angle of elevation theta and the coefficient of friction mu। सिंपल सी बात उसने बोली, ब्लॉक रखा हुआ है और ये कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे बोलो? थीटा। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलो कितना है? म्यू। तो कह रहे कितने की एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, बोल दिया। तो अब आपका काम क्या होता है? सुनो, आपका काम होता है, उसने पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ, और आपका एक काम होता है कि आप उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बताओ। बताओ सारे फोर्सेस। नीचे बोलो सब बच्चे mg sin थीटा, इधर बोलो सब बच्चे। लेकिन क्या mg cos थीटा की वजह से मोशन होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर देगी। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पीछे की तरफ बोलो क्या रखेगी? फ्रिक्शन। क्या सहमत हो? और क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ए क्लास प्लीज,
क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है, बड़ा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नीचे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब बोलो क्या आएगा, इधर पीछे वही खुशी, mg sin थीटा माइनस का फ्रिक्शन बराबर में बोलो क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि तो नीचे आ रहा तो ये वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बड़ा है, और जो भी बच गया होगा वही बोलो क्या होगा, मास इनटू, तो बोलो कितना, मास इनटू में क्या, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ कितना आएगा ये आएगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू आप जानते हैं म्यू इनटू r होती है, जो कि r कितना होगा, mg cos थीटा बराबर में कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं मेरे को क्या निकालने को बोला था मैंने, a निकालने को बोला था मैंने, a निकालने को बोला था। सो यहाँ पर m पूरा का पूरा मैं बोलूंगा mg कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है sin थीटा माइनस में बोलो क्या, म्यू cos थीटा बराबर में कितना बोलो, m से m कट जाएगा, और a बराबर में आ जाएगा g sin थीटा माइनस में म्यू cos थीटा। योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? दिस इज एक्सप्लेनेशन। तो वैसे भी नहीं हो सकता, आपको mg फॉल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव करता हूं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन बोला जाए विद जीरो फ्रिक्शन, विद नो फ्रिक्शन बोला जाए। सेम क्वेश्चन हैविंग नो फ्रिक्शन। चलो जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर ए। कुछ अभी बी और सी ढूंढ रहे हैं। सुनो, अगर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये नहीं आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आपको एक बहुत सिंपल सी बात सुनिए, फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसका मतलब सिर्फ नीचे की तरफ एक ही फोर्स अगर बोलो कौन सा, mg sin थीटा। क्योंकि इस mg cos थीटा को तो किसने बैलेंस कर दिया बोलो, r ने बैलेंस कर दिया ना यार, नहीं है बात समझ में। और पीछे फ्रिक्शन है नहीं, पीछे फ्रिक्शन, तो मैंने बोला कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो बोलो क्या इक्वेशन बनेगी, mg sin थीटा माइनस में जीरो, और डाउनवर्ड मोशन तो हो ही रहा है ना। अरे मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, मोशन तो हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन कैसा? समझे नहीं मेरी बात को? अभी हमने ऐसा बहुत बार माना है कि अगर हम फ्रिक्शन को बिल्कुल भी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल स्लिपरी सरफेस मान के चल रहे हो, तो हम उसको मान के चलो नेग्लिजिबल है तरीके से। ठीक है, हमने ऐसा बहुत जगहों पे कंसीडर किया है कि मान के चलना पड़ता है, ऐसा वो दे देता है कंडीशन, वो बोल देता है कंसीडर नो फ्रिक्शन, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी भी देता है, वो लिख देता है कि कंसीडर, या बोलो कि नेग्लिजिबल फ्रिक्शन कंसीडर करो, तो आपको वहां पर फ्रिक्शन कितना मान के चलना पड़ेगा, जीरो मान के चलना पड़ेगा, मतलब जैसे उठाओगे स्लाइड करने लग जाएगा, बस सिंपल सी बात। सो कितना बोलोगे, बोलो इसको मास इनटू एक्सप्रेशन बोलोगे, m से m कट जाएगा, और बोलो a बराबर कितना आएगा, g sin थीटा। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को सीधा सीधा आंसर करने होते हैं। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। अभी लगता है टाइम, तो अभी करो, अभी करो, टाइम 10 मिनट है, अभी करो, नहीं चुपचाप अभी करो। थोड़ा 60 डिग्री लगना भी चाहिए बच्चों। तुम थोड़ा जल्दी जल्दी ना सिलेबस समझो, फर्स्ट टर्म में आने वाला कवर करो, उसके बाद सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस ही बनाने हैं। हमें कोशिश देखो फाइनल से पहले तो बने नहीं सारे, लेकिन मेरा कोशिश है कि फर्स्ट टर्म से पहले बन जाए, तब मजा आएगा। कर लोगे क्वेश्चन, है ना? खींच लो फिर, कर दो, मैं क्या बताऊंगा, करना क्या कर लेंगे, नहीं अभी कर।
मुझे लगता है हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। करके दिखाओ भाई। अलग ही है सारे क्वेश्चन, अलग ही है। देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आपके पेपर में यही आना है, इससे आपकी थोड़ी मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हमें करना कैसे होता है किसी भी क्वेश्चन को। बच्चों इन बच्चों की ना फीस ड्यू है, वैसे तो मैंने बता दिया है सब बच्चों को मैसेज डाल के। कुछ बच्चों को मैं नहीं बता पाएगा, कुछ के मेरे पास नंबर ही नहीं थे। सो मैं यहाँ पर बस नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, आप सुन लीजिए। किसी को डाउट लगे कि इसकी फीस ड्यू नहीं है सर, तो मुझे बता देना आगे यहाँ पर। किसी को डाउट है तो मैं क्लियर करूँगा कैसे क्या है। देवदत्त आपकी बच्चे इस मंथ की फीस ड्यू है। हर्षित आपकी, हिमांशी आपकी, जतिंजा आपकी, खुशी कश्यप बच्चों आप दोनों मुझसे अगर मिलते हुए जाना, बाकी दोनों खुशियों को मुझे क्लियर है। खुशी और खुशी कश्यप, खुशी राणा क्लियर है मुझे, खुशी निषाद का भी क्लियर है। आप दोनों खुशी का और थोड़ा सा डाउट होता है वो करते हैं। दीपांशु आपकी, आदर्श आपकी, अक्षरा आपकी, आयुष शर्मा आप बच्चे मिलते हुए जाना, आपका फीस का बता दूँगा कैसे क्या। साक्षी आपके बच्चे, ठीक है। शौर्य आया, शौर्य नहीं। प्रेम आपकी बच्चे, सरस्वती, वंश दूसरे वाला नहीं है वो, समर, ऋषभ 4.3 आ रही है। लक्षित आप एक बार मिल के जाना, ठीक है, एक बार आपको बताता हूँ। रिंकी, अंजलि, अंजलि कहाँ आएंगे? अंजलि आप मिलके जाना, आपको बताता हूँ कैसे आपको थोड़ा डाउट होता है क्वेश्चन को मैं क्लियर करवाऊँ। कोमल, ठीक है, आपकी भी आनी चाहिए। वंश, कार्तिक, संजना, शिवम एंड निष्ठा, ठीक है। जिन भी बच्चों के नाम लिए ना बच्चों, आप लोगों की फीस जो है इसको क्लियर कराएं, और किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मिल के जाएं कि सर मुझे 3.09 कैसे करा आप लोगों ने? मैं अगर फोर्सेस बना के दे दूं बाकी काम हो जाएगा। आओ एक बार सब बच्चे देखो भाई, क्लास देखो भाई, इस पे मुझे बताओ नीचे की तरफ कितना फोर्स है? mg sin थीटा फिक्स है भैया। ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, r और mg cos थीटा बराबर है। अच्छा बच्चों एक बात हो, अगर इसमें वजन नीचे की तरफ खींच रहा है तो टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर। और ऐसे, अरे टेंशन तो हमेशा ऐसी लगनी है, अगर ये नीचे की तरफ खींच रहा है इसको तो रस्सी में पीछे की तरफ टेंशन लगेगी, और पीछे की तरफ लगेगी तो इस तरफ भी लगेगी, क्योंकि रस्सी के पार्टिकल जब खींचते दोनों तरफ लगता है। नहीं आ रहा है याद है सब? श्योर? अब मुझे बताना जरा और कौन सा फ्रिक्शन और कौन सा फोर्स है क्या? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अगर आ रहा है, क्योंकि 50 उधर 5 है, तो पीछे की तरफ बोलो क्या काम करेगी? फ्रिक्शन। फिर फ्रिक्शन की रिएक्शन होगी, कोमल नहीं आ रहा। अब ये वाला बताओ मुझे बराबर से, इसके ऊपर कितना लगेगा? इसके ऊपर बताओ नीचे कितना लगेगा? नीचे तो लगेगा mg, बहुत अच्छे, नीचे लगेगा mg, लेकिन इस mg को बोलो कौन बैलेंस कर देगा? r। तो इसका मोशन ऊपर नीचे तो होना नहीं, आगे t है तो आगे की तरफ अगर ये मूव करेगा तो पीछे की तरफ बोलो क्या काम करेगा? फ्रिक्शन, है ना? नहीं आने पास, और इसका नेट फोर्स मोशन होना है आगे की तरफ। तो सिंपल सी बात है, आगे की तरफ अगर मोशन होना है तो आगे के फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़े हैं। और इस हिसाब से आप इक्वेशन तैयार करें। तो मुझे बताओ पहले इक्वेशन क्या तैयार होगी, सब बताओ। mg sin थीटा माइनस करा जाएगा बोलो क्या? t माइनस फ्रिक्शन बराबर में आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक तो बच्चे की बना लेना। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया अंकित, बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। और इस वाले पे अगर मैं आऊंगा तो आगे वाला t पीछे वाले फ्रिक्शन से बड़ा होगा। श्योर? नहीं आ रही बात समझ में? आगे वाला t पीछे वाले फ्रिक्शन से बड़ा होगा, बिकॉज मोशन में आगे की तरफ मान के चल रहा हूँ, बिकॉज ये 50 वाली 5 है। सो बोलो कितना आएगा बताओ? t माइनस में फ्रिक्शन, सॉरी t माइनस में फ्रिक्शन बराबर में आएगा 5। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, एक बात बड़ी सावधानी से यूज करनी है आपको। जो यहाँ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा बोलो? म्यू आर। अच्छा यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो भी कितना होगा? वहां भी होगा तो म्यू आर ही। ये तो mg sin थीटा होगा, ये माइनस t होगा, और ये भी म्यू आर ही होगा। लेकिन आप जानते दोनों केस का r एक जैसा नहीं होता। इस केस का r कितना होता है बोलो? mg, और इस केस का r बोलो किसके बराबर होता है? mg cos थीटा। चलो एक साथ दोनों चीज दिख गई आप लोगों को। सो आप लोग क्या बनेंगे इसमें? mg sin थीटा माइनस का t माइनस का
म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर में कितना आएगा बोलो 50 और यहाँ आएगा टी इंटू में म्यू इंटू में एम जी बराबर में कितना आएगा बोलो 5। ठीक है, अब आप किस किस की वैल्यू जानते हैं जरा फटाफट बता दो। इस ऑब्जेक्ट मास की 50 जानते हो, जी 10 जानते हो, एंगल जानते हो, म्यू जानते हो, एम जानते हो, जी जानते हो, एंगल जानते हो, टी और ये बच गया। बस क्या बच गया बोलो, टी और ए। सेम यहाँ पर इसका म्यू जानते हो, सरफेस का 0.1 है, इसका मास जानते हो 5 kg है। हाँ ध्यान रखना इस इक्वेशन के लिए मास 5 kg, उस इक्वेशन के लिए मास 50 kg, क्योंकि वो उसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन नहीं आ रही बात समझ में? लक्षित नहीं है ये बात समझ में? मुश्किल नहीं है यार, बिल्कुल आसान है। जी 10 है और टी और ए की एक इक्वेशन ये रही, टी और ए की एक इक्वेशन ये रही, बात बन जाएगी। देखिए किसी भी बच्चे को ना मोशन और इंक्लाइन प्लेन से घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोशन क्लास पीछे मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन में बहुत सिंपल सा फंडा सर बस एक ही समझना होता है। वो क्या ध्यान सुन लीजिए कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा भी होता है ना तो उसके ऊपर सर इस डायरेक्शन में एक फोर्स कंटिन्यूअस काम कर रहा है, बोलो कौन सा? mg sin थीटा। और इधर उसका वजन काम कर रहा है, बोलो कितना? लेकिन इस वजन को किसने बैलेंस कर दिया बोलो? r ने। और अगर ये नीचे जाएगा तो पीछे कौन लगेगा बोलो? फ्रिक्शन। बस यही बात समझनी है, इसके अलावा आपको मोशन और इंक्लाइन प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां पर मोशन और इंक्लाइन प्लेन यूज होगा ये वाली बात अगर तुम्हें पता है बाकी सब समझ में आने लग जाएगा। बट ये बहुत अच्छे से आना चाहिए जो मैंने अभी करवाया। ये क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ सबको? श्योर? ठीक, इसको यहाँ पर रोकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।